हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं आपके लिए करा रहा था स्पेशल न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ यूजेस जो आपको सिखाते हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। ठीक है, वो मैंने अभी सीरीज रोक दी है क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ पैराग्राफ राइटिंग्स या ऐसे राइटिंग्स आप बता देना सर। तो मैंने दो ऐसेज चैनल पर डाल दिए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से वॉच करें और याद करें। कुछ और ऐसेज जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो भी मैं आपके लिए चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पैराग्राफ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको दूंगा और कुछ लेटर्स भी दूंगा। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आप उनको बस तैयार करें और अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्राप्त करें अच्छे मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो आज का मैंने कुछ हटके टॉपिक लिया है, वो मैं आज कराने जा रहा हूँ पॉलिटिक्स सेक्शन से आपके लिए एक स्टेंजास। ठीक है, स्टेंजास में जो एमसीक्यूज आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स के क्लास नंबर 10th में, उनके लिए हमें कैसे करना होगा। ठीक है, तो कुछ स्टेंजा लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और एमसीक्यूज रहेंगे उसमें ऑप्शनल। ठीक है, जो हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। हो सकता है कि जो स्टेंजास तुम्हारे एग्जाम में आएगा उसमें 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चंस आए तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगर 3 क्वेश्चंस आए तो 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बस देखते रहिए चीजों को और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको प्रत्येक चीज बहुत ही आसानी के तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। ये रहेगा हमारा जो आज का पॉइंट है, डस्ट ऑफ स्नो। एक पोएट्री सेशन से चैप्टर नंबर 1 है, ये स्पेशल है क्लास 10th के लिए है बच्चों। किसके लिए? क्लास 10th के लिए है। अगर आपने ये कंप्लीट किया तो कम से कम 2 नंबर का तो आता ही आता है कंफर्म, और कभी कभार ये 3 नंबर का भी आ जाता है। अगर ये स्टेंजाज आपने करना सीख लिया तो आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं 2 या 3 मार्क्स, वो भी एकदम करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और अच्छे से सीखना है। अगर आप एक बार अच्छे से सीख गए तो आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं और अपना पॉइंट बना सकते हैं और अपने नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 लिया है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इसको लिखा है या इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 स्टेंजास लिए हैं आज की वीडियोस में, और दोनों स्टेंजा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं। आप बस इसको समझिए और करने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें से कोई भी स्टेंजा आ जाएगा तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप टिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने ए नंबर डाला है। जो पहला स्टेंजा है वो क्या है? द वे अ क्रॉ शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सबसे पहले बात करें हेमलॉक ट्री, है ना, वे रास्ते में एक कौवा की बात करेंगे। शोक डाउन मतलब गिरा है कुछ, ऑन मी मेरे ऊपर क्या गिरा है? डस्ट ऑफ स्नो मतलब कुछ बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे हैं। ठीक है, कहां से? फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता है धतूरा जो होता है ना, जो उस पे जो एक फल आता है फ्रूट्स, वो कटीला होता है, गोल गोल बॉल की तरह होता है, लेकिन उस पर कांटे नुमा होते हैं। ठीक है, उसको धतूरा कहा जाता है और उसी पेड़ को हेमलॉक ट्री कहा जाता है। ठीक है, जो कवि है वो एक पेड़ के नीचे बैठा है सैड मूड में, और जब उसके ऊपर बर्फ के कुछ कण या बर्फ की कुछ धूल गिरती है तो उसका जो माइंड होता है ना वो बदल जाता है। ठीक है, और कभी ये सोचता है कि कम से कम आज अब मेरा पेड़ के नीचे बैठ के बर्फ गिरी मेरे सर पे, कुछ मुझे हटा उस टॉपिक से, तो मेरा बाकी का जो शेष दिन है वो सेव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, लगातार आप चीजों को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और बाकी जो बच्चे वॉच कर रहे हैं वो सिर्फ वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा करेंगे शेयर। ठीक है, कमेंट करेंगे एंड लाइक करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आप आसानी से इसका टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स, मतलब कह सकते हैं कि ये जो लाइन है 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, इसको किसने कंपोस्ट किया या किसने इस लाइनों को किसने लिखा है, तो आपको बताना है। पहला दे रखा है ए पर जॉन वेरीमैन, उसके बाद दे रखा है लेस्ली नॉरिस, और सी पॉइंट दे रखा है रॉबर्ट फॉस्ट। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसको कंपोस्ट किया है
रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है बच्चों, तो आप इसका ऑप्शन लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इसका आंसर लगा लेंगे सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉपेड बाई, जो डस्ट के जो कण है ना, जो डस्ट के कण हैं वो किसके ऊपर आके गिरते हैं? डस्ट के जो कण हैं किसके ऊपर आकर गिरते हैं? तो आप, या किसके कारण गिरते हैं? ठीक है, तो आप देखिए, वो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आ क्लाउड, क्योंकि क्लाउड की कहीं बात ही नहीं हुई है। उसके बाद आ क्रो, और सी है क्वेश्चन आ मंकी। तो आपने देखा जो आ क्रो है ना, एक कौआ, आपने देखा इसमें लिखा है आ क्रो, मतलब एक कौआ हेमलॉक ट्री के ऊपर आया और हेमलॉक ट्री पर क्या था? बर्फ जमी थी। जब उस पर वो बैठा तो टहनियां उसकी हिली, और जो पॉइंट बैठा था उसके नीचे, उसके ऊपर उसके जो स्नो थी, जो बर्फ थी, उसके कण उसके ऊपर आकर गिर गए। तो करेक्ट आंसर इज बी, आ क्रो। समझ गए बच्चों? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द वे मीन्स, जो द वे है ना, जो रास्ता है, उसका जो मीन है वो क्या बनेगा? तो अब कोई भी रास्ता होता है या कोई भी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बताता हूं, पहले क्वेश्चन को टिक करते हैं। ऑप्शन दे रखा है मेथड, रूट और वेज। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक होना चाहिए तरीका। क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। और तरीका क्या होता है? मेथड होता है बच्चों। क्या होता है? मेथड। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं तुम्हारे स्टैंजा 1 से। ठीक है बच्चों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, मतलब जो पेड़ है उसके नीचे कौन बैठा है? कौन बैठा है उसके नीचे? इन द ट्री, सॉरी, वो जो पेड़ है उसके ऊपर, उसमें जो पेड़ पर कौन आकर बैठा? ठीक है, तो आप बता सकते हैं, अभी आपको पता है। तो ऑप्शन ए है आ स्पैरो, एक चिड़िया थी वो। बी ऑप्शन कहता है आ पीजन, क्या वो एक कबूतर था? और सी ऑप्शन कहता है आ क्रो। तो आप बता सकते हैं जो हेमलॉक ट्री था, जो धतूरे का जो पेड़ था, उस पर आकर एक कौआ बैठा। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आ क्रो। अब इसका स्टेंजा का लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको और आप समझिए। तो वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, जो पोएट था वो कहां खड़ा था? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दे रखा है अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। और आपने पूरे स्टेंजाज में ये लाइंस पढ़ी होगी, और यहां पर साफ साफ दिखाया गया है कि जो कवि था वो हेमलॉक ट्री के नीचे था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अंडर अ हेमलॉक ट्री। तो कह सकते हैं बच्चों स्टेंजा नंबर 1 से मैंने 5 क्वेश्चंस लिए थे। अगर ये स्टेंजास आएगा तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपने सही टिक कर दिए, टिक करने के बाद क्या होगा, जो OMR शीट होगी उसमें उसको आपको फिल करना होगा, तब जाके आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। और टिक करने का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में टिक लगा लें, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको टिक नहीं लगाना होता, बस आपको याद रखना है इसका ऑप्शन ये है, और आपके पास जो सीट होगी OMR, उसमें आपको उसको फिल करना है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है आपको। अब बात करें स्टेंजा नंबर बी की। अच्छा, एक और बात बताता हूं पंक्चुएशन से, कि जो भी स्टेंजाज होते हैं या जो भी पोएम्स होती है, उनका जो पहला लाइन, प्रत्येक लाइन मतलब प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल। देखिए आप कैपिटल में क्या होता है, एच बड़ा है, ए कैपिटल है, ए है, और ऑ कैपिटल है। ठीक है, सब में आपको पहला जो अक्षर मिलेगा प्रत्येक पंक्ति का, वो हमेशा कैपिटल मिलेगा। स्टेंजास पढ़ते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। कह सकते हैं कभी ये कह रहा है कि जब मैं, हार्ट मतलब होता है उसका दिल, बड़ा दुखी था, बड़ा उदास था जब वो पेड़ के नीचे बैठा था। किन से पेड़ के नीचे बैठा था? वो बैठा था धतूरे के पेड़ के नीचे, कह सकते हैं हेमलॉक ट्रीज के नीचे जब वो बैठा था सैड मूड में, मतलब दुखी माइंड के साथ। ठीक है, तब क्या हुआ उसके साथ को, जब उसके सर पर जब बर्फ गिरती है, डस्ट गिरती है, तो चेंज अ मूड, और उसका मूड बदल जाता है, उसका माइंड बदल जाता है।
एंड, और वो कहता है सेव द सम पार्ट ऑफ अ डे। अब मेरा मन बदल गया है, अगर मेरा मन नहीं बदलता तो आगे का जो दिन है, जो दिन का जो समय है, वो सारा नष्ट हो जाता और मैं उदास यहीं बैठा रहता। ठीक है, तो अब जो बाकी समय बचा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, मैं इसका उपयोग करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको सुनिए आप। द पोएट वॉज इन आ, द पोएट वॉज इन आ, जो पोएट है उसका जो माइंड है वो कैसा था। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्लीसेंट मूड, क्या उसका बहुत अच्छा मूड था? नहीं भाई, ये तो गलत ऑप्शन। उसके बाद प्लेफुल मूड, क्या उसका खेलने का मूड था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसका ऑप्शन नंबर सी है सैड मूड, क्या है? सैड मूड। जो कवि था उसका मूड कैसा था? खराब था, उदास था, दुखी था। ठीक है, सैड मूड था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों? अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द वर्ड रूइड मीन्स, हमें रूइड वर्ड का मीन्स बताना है। अभी इसमें भी एक मीन्स आया था, ये रहा, ये भी हमने बताया था, अब इसको भी हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो रहता है वो क्या रहेगा? रूड समझते हो, दुखी, और रिपेंडेड मतलब जब किसी चीज का हेल्ड है, इसमें एक रिपीटेड है और रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड तो हो नहीं सकता, रिपीटेड हो सकता है। क्या हो सकता है? रिपीटेड, मतलब जब मूड खराब था उसका तब उसके ऊपर वर्ब गिरी और उसका माइंड बदल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, रिपीटेड। ठीक है, रिपेंडेड। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड, जो पोएट था उसने क्या बचाया? उसने क्या बचाया? ऑप्शन नंबर ए सम पार्ट्स ऑफ अ डे, आपने देखा होगा सम पार्ट्स ऑफ अ डे, इसमें आया है ना, सम पार्ट्स ऑफ अ डे आया है इसमें, तो आप देखेंगे सम पार्ट्स ऑफ अ डे। बाकी देख लेते हैं, सम मनी, मनी की तो कोई बात ही नहीं थी, सम पोएट्री की कोई बात ही नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सम पार्ट ऑफ अ डे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 द सेम क्वेश्चन 3, ठीक है, व्हाट was saved for the poet, poet। अब यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ये हैज है या was है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन सेम भी होते हैं और सेम क्वेश्चंस को हम कैसे कर पाते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है देखिए, इसमें क्रॉ है, ट्री है और सम पार्ट्स ऑफ अ डे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है, सम पार्ट्स ऑफ द डे। इस प्रकार से ये छोटा सा पार्ट्स मैंने आपको दिया है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेंजास के ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज में करा दूंगा। इस प्रकार का आपके पेपर में एक स्टेंजास आएगा इस प्रकार का, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपको टिक करने होंगे। अगर आपने उन क्वेश्चनों को करेक्ट करके टिक कर OMR सीट में भर दिया तो आप अपने नंबर पक्के कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप बस चीजों को वॉच करते रहिए और अच्छे से समझते रहिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है तैयारी, और तैयारी के साथ साथ जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे। मैं हमेशा से आपसे यही कहता चला आ रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि आपको लेके आने हैं अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में ढेर सारे मार्क्स। वो मार्क्स कब आएंगे? जब आप करेंगे बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो आप लगातार देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए और करते रहिए प्रैक्टिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए एक अनसीन पैसेज बनवाऊंगा और अनसीन पैसेज में से जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं उनके क्या क्या तरीके होते हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप बस देखते रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा या नेक्स्ट वीडियोस आएगा वो अनसीन पैसेज का होगा। अनसीन पैसेज में से कैसे हम क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आपको करना है बहुत ज्यादा शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।